हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टार्टिंग से आप लोग सुनते आ रहे हो कि मैंने आपको बोला था कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हमें देखना होता है ध्यान से कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ताकि हम सही से जो जर्नल एंट्रीज है वो पास कर सकें। तो अब उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि अगर बाय चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे गलत ना करो। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18, जहां लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स टिम्बर मर्चेंट्स गिविंग सूटेबल नरेशंस। फर्स्ट लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन ₹5450, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹150, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक के क्वेश्चंस में नहीं हो रही थी वो क्या था, स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लिखा हुआ था नेचर ऑफ बिजनेस, लेकिन इस क्वेश्चन में वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स टिम्बर मर्चेंट्स। तो इन्होंने बता दिया कि किस में डील करते हैं, ये टिम्बर में डील करते हैं। टिम्बर का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टिम्बर का मतलब होता है जो वुड होते हैं, वुड के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, लकड़ी जो होती है उसको टिम्बर बोलते होते हैं। तो अब वो टिम्बर में डील करते हैं। ये चीज़ किस लिए लिखी हुई है, क्योंकि अब जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो टिम्बर से रिलेटेड होगी, परचेज और सेल करोगे टिम्बर की, तो तब तो क्या होगा, परचेजेस और सेल्स वर्ड यूज होना होगा। और ये चीज़ तभी आपके ध्यान में आएगी अगर आपको ये याद होगा कि हमें हमेशा चेक करना होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, ऊपर की लाइंस तो हम पढ़ते ही नहीं, सीधा ट्रांजैक्शंस पढ़नी शुरू हो जाते हैं और उनकी जर्नल एंट्रीज हम पास करते रहते हैं। अब यहाँ पर तो फिर भी टिम्बर लिखा हुआ है, आगे चल के कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकता है वो जिस नाम से हम नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स को जानते हैं, जैसे कि वो मशीनरी लिख सकता है, वो बिल्डिंग लिख सकता है, वो फर्नीचर लिख सकता है। तो जिस भी चीज़ में हम डील कर रहे हैं हमारे लिए वो चीज़ गुड्स होती है, वो चीज़ स्टॉक होता है। तो हमेशा वर्ड्स कौन से आने होते हैं, परचेजेस सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो अब चाहे कोई पर्सन फर्नीचर में ही क्यों ना डील कर रहा हो, उसके लिए वो फर्नीचर भी क्या है, वो स्टॉक होता है, वो गुड्स होता है। तो ताकि हम सही से डिफरेंशिएट कर पाएं कि हम कोई फिक्स्ड एसेट ही खरीद और बेच रहे हैं या फिर हम जिस चीज़ में डील करते हैं उस चीज़ को खरीद और बेच रहे हैं, इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें ऊपर एक छोटी सी लाइन में लिख दिया जाएगा कि वो किस चीज़ में डील करता है, नीचे भी उस चीज़ का नाम लिखा होगा, पर आप लोग क्या करोगे, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट को डेबिट या क्रेडिट कराओगे और आपकी जो जर्नल एंट्री है वो गलत हो जाएगी। तो अब मुरलीधर एंड सन्स जो है वो टिम्बर में डील करते हैं। तो जब भी परचेज और सेल टिम्बर का होने वाला है तो हमें क्या वर्ड यूज करना है, हमें परचेजेस और सेल्स वर्ड ही यूज करना है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन, जिसकी वैल्यू क्या है 5450। अब कोई चेक हम क्यों रिसीव करेंगे, क्या कोई ऐसे हमें पैसे दे देता होता है, नहीं, हमने पहले उसको उधार पर सामान बेचा होगा, इसीलिए आज वो क्या कर रहा है, आज वो हमें पैसे दे रहा है। तो ये जे पीटरसन क्या था, ये हमारा एसेट था, ये हमारा डेटर था, ये लायबल था हमें कुछ पैसे देने के लिए, इसीलिए आज हमें पैसे दे रहा है। साथ ही में वहाँ पर लिखा हुआ है अलाउड हिम डिस्काउंट ₹150, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। वैसे भी फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो जाना चाहिए था कि हमने उसको उधार पर सामान बेचा है, तभी उसने आज हमें पैसे दिए हैं। तो अब हमने उसको ₹150 डिस्काउंट भी अलाउ किया है, मतलब हमारे तरफ से एक हमें खर्चा हुआ या लॉस हुआ है डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि सभी को सही से समझ में आए। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि हमें चेक मिला, कितने का चेक मिला, 5450 रुपीज़ का हमें चेक मिला है। साथ ही में क्या, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ भी किया है, कितने रुपीज़, 150 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ किया। 5450 रुपीज़ का उसने हमें चेक दिया, मतलब कि हमारा एसेट जो था जे पीटरसन के नाम से वो कितना था, ये चेक की अमाउंट और ये डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट का टोटल जो है 5450 प्लस 150 रुपीज़, 5600 रुपीज़ का हमारा एसेट खड़ा हुआ था। एक डेटर था हमारा, किस नाम से, जे पीटरसन के नाम से।
तो यहाँ पर ये चीज़ सभी को समझ में आ जानी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले हमें बताया होता था कि डेटर ने हमें इतने पैसे देने हैं और इतना हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। अब ये ना बता के कि हमें कितने पैसे ओ करता था, इसने क्या बता दिया हमें कि इतने का तो उसने आपको चेक दे दिया, इतना आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा कि असल में वो कितने पैसे लायबल था आपको देने के लिए। 5450 प्लस 150 5600 का जे पीटरसन नाम से हमारे पास एसेट खड़ा हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इस पर मैं यहाँ पर स्टार भी लगा दूँ कि अभी तक हमें क्या होता था, ये डेटर का अमाउंट पता रहता था और साथ में डिस्काउंट अलाउड वो हमें बता देता था। हम लोग हमेशा माइनस करके ये वाली अमाउंट निकाल देते होते थे कि कितनी हमें आनी चाहिए। लेकिन अब उसने हमें क्या किया, चेक कितने का दिया वो अमाउंट बता दी और साथ में क्या बता दिया कि हमने इतना डिस्काउंट अलाउ किया है। तो हमारे पास डेटर खड़ा कितनी अमाउंट का होगा, इस चेक की अमाउंट जितना वो हमें दे रहा है प्लस जितना हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमें उससे 5600 रुपीज़ आने थे, लेकिन हमने उसको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर लिया, इसलिए हमें अब इतने का उसने चेक दिया है 5450 रुपीज़ का। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हो, आपको सोचना होता है कि हुआ क्या होगा, कोई ऐसे ही तो हमें पैसे देगा नहीं। जे पीटरसन ने अगर हमें पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि हमने उसको उधार पर पहले सामान बेचा होगा, एक डेटर खड़ाया होगा हमने जे पीटरसन के नाम से, फिर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट हम कब अलाउ करते हैं, जब हम खुद सेल करते हैं, हम ही सेलर होते हैं, तभी हम डिस्काउंट अलाउ करते होते हैं। तो 150 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ किया था और उसने हमें बैलेंस जो अमाउंट है 5450 का चेक दे दिया। तो अब हमें इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है, तो यहाँ पर मैं इसके स्टेप्स भी लगा रही हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए। तो सबसे पहले तो जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो उस डेटर का ही होगा जिसका नाम क्या है, जे पीटरसन। साथ ही में सारे स्टेप्स लगाएंगे हम लोग। तो जे पीटरसन क्या था, हमारा एसेट था, वो डेटर था, वो लायबल था हमें पैसे देने को। अब हमें उसने पैसे दे दिए तो ये जो एसेट है हमारा कम हो गया। कितने रुपए से कम हुआ, पूरे 5600 रुपीज़ से कम हो गया, क्योंकि कुछ तो उसने हमें चेक दे दिया और बाकी जो है हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो एसेट हमारा पूरा 5600 रुपीज़ से कम हो गया। एसेट कम हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा, जितने हमने पैसे रिसीव करे वहाँ पर लिखा हुआ था चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि कब हम असल में बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते होते हैं। तो जिस दिन चेक हमने डिपॉजिट कराया उसी दिन हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते होते हैं। तो चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। तो सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, वो है बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने सेम डे चेक को डिपॉजिट करवा दिया। डिपॉजिट जिस दिन करवा दिया, बैंक बैलेंस उस दिन बढ़ा सकते होते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है और उन्हें नहीं पता कि कब हम बैंक अकाउंट को असल में डेबिट कर सकते हैं, प्लीज़ जाकर पहले वो वाली वीडियो भी देख लें। तो अब बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट एसेट होता है, हमें उस डेटर ने पैसे दिए हैं तो बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, जितना असल में उसने हमें चेक में दिया है। तो 5450 रुपीज़ से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। तो बैंक अकाउंट एसेट था, एसेट हमारा बढ़ गया। एसेट बढ़े रूल क्या कहता है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। और लास्ट जो है ये इन दोनों का डिफरेंस, डिस्काउंट अलाउड। लास्ट अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है या लॉस होता है। डिस्काउंट हमने अलाउ किया, एक्सपेंसेस या लॉसेस वाली लिस्ट बढ़ गई, कितने रुपए से बढ़ी, जितना असल में डिस्काउंट हमने अलाउ किया। 150 रुपीज़ से ही एक्सपेंस वाली लिस्ट बढ़ गई, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। साथ ही में हम लोग देखेंगे टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट का टोटल 5450 प्लस 150 5600 और क्रेडिट में क्या है 5600 ही है, तो जो इफेक्ट है वो हमने सही दिया है। अब ये जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, 5450 रुपीज़ से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आप हमेशा यहाँ पर फुल फॉर्म ही लिखेंगे, कोई भी शॉर्ट फॉर्म कभी भी फेयर वर्क में नहीं लिखेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
150 रुपीज़ और टू जे पीटरसन, एसेट जो था आपका जे पीटरसन के नाम से एक डेटर खड़ा किया हुआ था वो पूरे का पूरा ख़त्म हो गया। 5600 रुपीज़ हमने क्रेडिट कर दिए। साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम जे पीटरसन आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन पे चलेंगे। यहाँ लिखा है रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹350। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹350। अब हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं? गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ को। और नाम भी दिया हुआ है पर्सन का कि सुदर्शन को हम वापस कर रहे हैं। तो उधार पर पहले हमने सुदर्शन से ये गुड्स परचेज किए होंगे और अब ये परचेज किए हुए गुड्स हम वापस कर रहे हैं। तो परचेज किए हुए गुड्स जब भी हम लोग वापस करते हैं क्या वर्ड यूज़ हो जाता है? परचेजेज रिटर्न वर्ड यूज़ होता है। और दूसरा क्या, हमने एक लायबिलिटी खड़ाई होगी परचेज करते वक्त सुदर्शन के नाम से, वो लायबिलिटी का अकाउंट साथ में हमारा इफेक्ट होगा। तो परचेजेज रिटर्न वाली एंट्री हम सभी को पता है, तो हम लोग जल्दी से वो एंट्री यहाँ पर लिखेंगे। सुदर्शन से हमने पहले उधार पर सामान खरीदा था, तो तब क्या जर्नल एंट्री हम लोग डाल कर आए होंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन। परचेजेज को हमने क्यों डेबिट किया होगा? डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और सुदर्शन को हमने क्यों क्रेडिट किया था? क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। सुदर्शन नाम से हमने एक लायबिलिटी खड़ाई हुई थी, अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उतनी अमाउंट से वो जो लायबिलिटी है सुदर्शन के नाम से वो कम हो जाएगी। लायबिलिटी हमारी कम हो जाए, क्या करते हैं हम? उसको डेबिट करते हैं। तो सुदर्शन को हमने डेबिट करना है। हम लोग लिखेंगे सीधा जर्नल एंट्री सुदर्शन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न करने से जो हमारी परचेज की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सुदर्शन को हमने डेबिट क्यों किया है, यहाँ मैं इसकी रीजनिंग भी लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये सिर्फ इसलिए है जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी लेक्चर देख रहे हैं उनको समझ में आए। तो सुदर्शन को हमने डेबिट क्यों किया? डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। पहले जब हमने उधार पर उससे सामान खरीदा था तो एक लायबिलिटी खड़ी करी थी, तो तब हमने सुदर्शन को क्रेडिट किया हुआ था। अब हमने परचेजेस रिटर्न कर दिया उसको, तो उतनी अमाउंट अब हमें उसे नहीं देनी, तो उतने से हमारी लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए सुदर्शन को हमने डेबिट किया। डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। और परचेजेस रिटर्न को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। साथ ही में हम लोग इसकी वैल्यू भी लिखेंगे। सुदर्शन हमारी लायबिलिटी कितने से कम होगी? 350 रुपीज़ से कम होगी। और परचेजेस रिटर्न का जो अकाउंट है वो भी 350 रुपीज़ से ही इफेक्ट होगा। और लास्ट में नरेशन लिखना किसी ने भी नहीं भूलना है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे। यहाँ लिखा है इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ ₹7500। तो अब थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है issued a check in favor of Messrs Karanveer Timber and Company on account of purchase of timber of ₹7500। तो अब इतनी घुमा फिरा के लिखी हुई है ये लाइन, और इसका मतलब क्या निकल रहा है? हम लोग चेक इशू कर रहे हैं, किसके नाम पे इशू कर रहे हैं? हमें उससे क्या लेना देना? हमारा तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, तो किसी के भी नाम पे हम चेक इशू कर रहे हो, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम चेक इशू कर रहे हैं किसके लिए? ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर। हम टिम्बर परचेज कर लाए हैं, तो अब टिम्बर में ही हम डील कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ना कि टिम्बर का अकाउंट, क्योंकि टिम्बर हमारे लिए क्या है? हम उसी चीज में डील करते हैं, हमारे लिए वो गुड्स है। गुड्स परचेज कर ला रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। इसी लाइन को इन्होंने इतना घुमा फिरा के लिख दिया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? हम परचेज कर ला रहे हैं टिम्बर, टिम्बर में ही हम डील करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। तो बहुत ही आसान सी जर्नल एंट्री थी, पर फिर भी मैंने इस पर स्टार लगाया, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो जो ध्यान में रखनी है कि हम चेक किसी के भी नाम पे इशू कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना? हमारा तो बैंक बैलेंस कम होने वाला है, इसलिए हमारा तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, परचेज टिम्बर कर ला रहे हैं, टिम्बर में ही हम डील करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्री जो कि है परचेजेस अकाउंट डेबिट
क्योंकि हम टिम्बर खरीद कर लाए और उसी में हम डील कर रहे थे। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक इशू किया है, किसके नाम पे इशू किया है हमें कोई मतलब ही नहीं, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और बैंक अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड वाया चेक। तो ये वाली जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर तो टिम्बर में डील कर रहा था, आगे चल के कोई भी पर्सन फर्नीचर में डील कर सकता है, मशीनरी में डील कर सकता है, बिल्डिंग में डील कर सकता है, जिस मर्जी चीज़ में डील करे वो चीज़ फिक्स्ड एसेट ना रहकर क्या बन जाती है, हमारे लिए गुड्स बन जाती है, और वर्ड्स रिप्लेस हो जाते हैं परचेजेस सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से। इसकी हम लोग साथ में अमाउंट भी लिख लेंगे। परचेजेस अकाउंट हमारा कितने से डेबिट, हम लोग 7500 रुपीज़ के गुड्स लेकर आए हैं, और बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट, 7500 रुपीज़ से ही हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹2500 पेड इन कैश। तो अब इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है क्या परचेज कर ला रहे हैं हम, मशीनरी परचेज कर ला रहे हैं, एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर ला रहे हैं, इसमें हम डील नहीं करते, हम तो टिम्बर में डील करते हैं। तो परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000, और उसकी पेमेंट हमने कैसे करी है, चेक के थ्रू करी है। साथ ही में लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन दिस मशीनरी इन कैश ₹2500। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मशीनरी वैसे तो हम 50,000 रुपये की लिखते, लेकिन साथ में उन्होंने क्या लिख दिया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹2500। तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड एसेट बिफोर इट इज पुट टू यूज, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो ये 2500 रुपीज़ एक खर्चा ना रह के क्या हो जाएगा, मशीनरी की जो कॉस्ट है उसमें ऐड हो जाएंगे, और मशीनरी हमारी कितने रुपए से बढ़ जाएगी, 50,000 प्लस 2500, 52,500 से हमारा जो मशीनरी अकाउंट है वो इफेक्ट होगा। क्योंकि कोई भी खर्चा हम करते होते हैं एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़, या फिर बाद में भी करें और उससे उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ही उस फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देता होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप पहले प्लीज़ जाकर वो वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ लीजिए। तो ये चीज़ पढ़कर हम सबको समझ में आ गया है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। एक तो मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व होगा जो कि कितने रुपीज़ से इफेक्ट होगा, 50,000 प्लस उस पर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए कितने, 2500, 50,000 प्लस 2500, 52,500 रुपीज़ से हमारा मशीनरी अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा और उसे हम डेबिट करेंगे। साथ ही में हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है उस मशीनरी की, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। और इंस्टॉलेशन चार्जेस 2500 रुपीज़ वो हमने कैश में पे किए हैं, तो कैश अकाउंट भी हमारा इफेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसकी जर्नल एंट्री सीधा ही यहाँ पर लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारे पास बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ से डेबिट करना है हमने मशीनरी अकाउंट, 50,000 प्लस 2500, 52,500 से हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर मैं लिख भी दूँ ये कैसे आया, 50,000 तो इसकी अपनी कॉस्ट ही थी, प्लस हमने इसमें क्या किया, 2500 जो हमने क्या पे किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमने पे किए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये भी ऐड हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस नाम से कोई खर्चा नहीं लिखेगा, क्योंकि हमने एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर एक खर्चा किया है बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, उसे हम हमेशा उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड करते होते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज़ तो जो थे वो हमने चेक के थ्रू पे किए, तो बैंक अकाउंट हमारा कितने से कम होगा, 50,000 रुपीज़ से कम होगा। और टू कैश अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने कैश में पे किए, तो 2500 रुपीज़ से हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। साथ ही में मैं यहाँ पर रीजनिंग भी लिख रही हूँ जो कि आप लोगों ने यहाँ नहीं लिखनी। मशीनरी अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, 52,500 वाली मशीनरी हमारे पास आ गई।
टू बैंक अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया? क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हमारा बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज़ से कम हो गया। और टू कैश अकाउंट 2500 रुपीज़, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट 2500 रुपीज़, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे वो हमने कैश में पे कर दिए। साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड इन कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर ₹1,20,000। तो इस ट्रांजैक्शन के जो हैं दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय, बस 1 लाख रुपीज़ के जो गुड्स हैं हमने खरीदे हैं अजय से, सिर्फ नाम दिया हुआ है उस पर्सन का, तो ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है। उधार पे हम गुड्स को परचेज कर ला रहे हैं। सीधा इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम गुड्स खरीद कर लाए कितने रुपए वाले? 1 लाख रुपए के गुड्स हम खरीद कर लाए। किससे खरीद कर लाए हैं? अजय से खरीद कर लाए हैं। तो एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, ये हमारा क्रेडिटर है, आगे चल के हमने इसको पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी भी हमारी 1 लाख रुपए की ही खड़ी हो गई। परचेजेस अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया? डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। और अजय को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसने हमें आज उधार पर सामान दिया है, ये हमारा क्रेडिटर है, आगे चल के हमें इसको पैसे देने भी होंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो ये था कि हम परचेज कर लाए हैं गुड्स फ्रॉम अजय, तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने करी है। साथ ही में हम लोग इसकी नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब आगे लिखा हुआ है एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर ₹1,20,000। अजय से हमने उधार पर सामान लिया। क्यों लिया होगा? क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं, हम सामान लेकर बेचते हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। तो ट्रेडर का तो काम ही यही होता है, किसी से गुड्स लेकर दूसरे कस्टमर्स को वो सप्लाई करता होता है। तो अब अजय से गुड्स उसने खरीद लिए उधार पर, और अब वो विजय को सप्लाई कर रहा है उन गुड्स को, मतलब कि बेच रहा है उन गुड्स को टू विजय। फिर से यहाँ पर सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या बनी? सोल्ड गुड्स टू विजय, उधार पर हमने विजय को सामान भेजा। बहुत नॉर्मल सी जर्नल एंट्री यहाँ पर आएगी, उधार सेल वाली, जो कि क्या होगी? विजय डेबिट। विजय नाम से हमने एक डेटर खड़ा कर लिया है, आज हमने इसको उधार पर सामान बेचा है, आगे चल के इसने हमको पैसे देने हैं। विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए के गुड्स हमने इसको बेचे? 1,20,000 रुपीज़ की हमने सेल कर दी है विजय को उधार पर। साथ ही में हम लोग इसकी रीजनिंग भी करेंगे। विजय को हमने क्यों डेबिट किया? डेबिट इंक्रीज इन एसेट, एक डेटर हमारा खड़ा हो गया विजय के नाम से, क्योंकि हमने इसको उधार पर सेल कर दी। और सेल को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम। साथ ही में इसकी नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विजय ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि 1 लाख के गुड्स खरीदे थे और आगे 1,20,000 के बेच दिए किसी और को, तो ये जो प्रॉफिट है 20,000, ये हमने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्या अभी तक कभी भी हम जब भी परचेज या सेल कर रहे थे गुड्स की, क्या हमने कभी भी प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था? नहीं, हम कभी भी वैसे प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते होते, क्योंकि यही तो जो हमें मेन प्रॉफिट निकालना है कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं, उसके कारण हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसी के लिए तो आगे के स्टेप्स हम लोग करेंगे, जो कि होंगे क्लासिफाइंग और समराइजिंग, जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस कमाया है। तो जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस में लिखा होता है वही हमने यहाँ पर शो करना होता है। साथ ही में जब भी हम जर्नल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें टोटल भी निकालना होता है। तो टोटल यहाँ पर मैं कॉपी कर रही हूँ, आप लोग हमेशा अच्छे से टोटल निकालेंगे देखने के लिए कि आपने कुछ ओमिट तो नहीं कर दिया। तो इसका टोटल निकल रहा है 2,85,950 और क्रेडिट साइड का भी टोटल 2,85,950। तो इसी के साथ जो ये लास्ट क्वेश्चन था जर्नल का, ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है और जो जर्नल का टॉपिक है यहाँ पर हम
क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि क्लासिफाइंग का होता है वो हम वहाँ पर शुरू कर पाएंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये जो जर्नल का टॉपिक है, जो रिकॉर्ड हमने करनी रहती है ट्रांजैक्शंस, ये हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आगे आगे जाते जाएंगे और नए नए तरीके की हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जर्नल का जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आगे चल के हम लोग बहुत सारी और जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। So this is it for this lecture. Do share this video. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.